ओके बच्चों, तो कल हमने लेक्चर में क्या सीखा? कल क्या पढ़े थे हम लोग? बोलो, स्टार्ट कहाँ से किया था? यूनिट क्या होता है, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हमने क्या पढ़ा था? यूनिट क्या होता है। क्या होता है यूनिट? एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर दी मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है, क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। बात समझ आई? ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? यूनिट डिसाइड करना पड़ता है। तो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड हम लोग ले लेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा। जैसे अगर इसका जो मास है, जो भी इसका मास है, उसको हम लोग बोल देंगे ये 1 किलोग्राम है, तो ये मेरा क्या है? यूनिट है, यूनिट ऑफ मास। इसका जो लेंथ है मैं उसको बोल देता हूँ ये 1 मीटर है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ लेंथ हो जाएगा। समझा? ठीक है ना? चलो, तो ये हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने और क्या पढ़ा था? और हमने ये पढ़ा कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, कि फिजिक्स में हम क्या करेंगे? चीज़ें मेजर करेंगे। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस। क्या मतलब होता है इसका? फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस। देखो, दो चीज़ें आएंगी, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होगा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करेंगे, जैसे आर्ट्स में होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसा है? क्वालिटेटिव स्टडी है, सिर्फ क्या करते हैं? थ्योरेटिकल बातें करते हैं। लेकिन फिजिक्स कैसा है? क्वांटिटेटिव साइंस है, यानी जो बोलेंगे उसको मेजर भी करेंगे, कैलकुलेट भी करेंगे, यानी यहाँ पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। समझ आया? तो क्वांटिटेटिव बोल दिया मतलब क्या? उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? मेजरमेंट, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। समझा? ठीक है ना? तो फिजिक्स कैसा साइंस है? थ्योरी तो है, साथ ही साथ कैलकुलेशन और मेजरमेंट भी है इसके अंदर। इसी वजह से क्या लिखा गया? फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस। समझा? ठीक है ना? चलो, मैंने यही कहा था, इसको दूसरे फॉर्म में कहा था मैंने। क्या बोला था मैंने कहा था फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। फिजिक्स में क्या करते हैं हम लोग? चीज़ें मेजर करते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो यहाँ तक तो हम लोग ने समझ लिया। उसके बाद मैंने आपको और चीज़ें बताई, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को लिख कैसे सकते हैं? n इंटू यू, है ना? इसमें n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है? यूनिट। फिर मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? जैसे से आप क्या करेंगे? बड़ा यूनिट लेते जाएंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझे? ठीक है ना? चलो भाई, जो बच्चे आ जाए हैं वो लेक्चर प्रीमियर हो गया है, वो पहले देख करके आए, वरना बाउंसर जाएगा ये क्या करा रहा हूँ। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। ठीक है? चलो, ये अपने को पता है। इसके अलावा और क्या बताया था मैंने? और क्या बताया था कल? बोलो। हाँ, इसके अलावा और क्या बताया था? फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिए थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल कौन है? जिनको हमने फंडामेंटल माना है। क्या मतलब होता है? फंडामेंटल वो क्वांटिटीज होती है जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। समझ आ गया? और डिराइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाएंगे? डिराइव्ड यूनिट। समझा? तो यहाँ तक हमारी बात हुई थी, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना? चलो आओ। तो हमको फंडामेंटल क्यों मानना पड़ा कुछ क्वांटिटीज़ को? याद है कुछ? क्यों मानना पड़ा कुछ क्वांटिटी को फंडामेंटल? तो उनके बेसिस पर हमने डिराइव क्वांटिटीज़ देखी, और डिराइव क्वांटिटीज़ जो है उसके बेसिस पर हमने यूनिट बनाया। क्यों करना पड़ा था ये? क्योंकि अगर हम लोग फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी में डिवीजन नहीं करेंगे तो हमको हर एक क्वांटिटी का यूनिट अलग रखना पड़ेगा, और कितनी क्वांटिटी के हम लोग यूनिट रखेंगे और कितनों को याद कर पाएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारे काम को आसान करेंगे। क्या करेंगे? कुछ को फंडामेंटल मान लेंगे और उसी से बाकियों का डिराइव कर लेंगे यूनिट। समझे? ठीक है ना? चलो भाई, मैं फिर से थोड़ा सा बताता हूँ, नए बच्चे अपने साथ हैं आज। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एनी क्वांटिटी विद दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब वो क्वांटिटी जिसको आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे लेंथ हो गया, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। मास को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को, बाइक में क्या लगा होता है? कार में क्या लगा होता है? एक्सेलरेटर।
तो एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। पावर को मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। बात समझ आ रही है? तो कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। जिस चीज़ को भी मेजर कर सकते हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लॉयल्टी को मेजर कर सकते हैं क्या? मेरा कुत्ता इतना वफादार है, समझे, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, तो लॉयल्टी को मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फ्रेंडशिप को मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं मेजर कर सकते, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बात समझ आई? ठीक, चलो उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के हमने 2 टाइप्स आपको बताए। ठीक, कौन कौन से 2 टाइप? सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम लोग, उसमें सबसे पहला टाइप बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और जो दूसरा टाइप होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है वो क्वांटिटीज़ जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट होती है। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन होती हैं? विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़, जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करती, उनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? हाँ, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी शुरुआत में मैंने कितनी आपको मानने बोला था? MLT, यानी मास लेंथ टाइम, ये फंडामेंटल है। डिराइव कितनी है? बाकी जो बच गई सबके सब क्या हो गई? फिर डिराइव हो गई। कौन कौन सा हो गया? वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा? ठीक, चलो अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है अभी आपके लिए? 3 है। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ का क्या है? मीटर, एम के सिस्टम की बात कर रहा हूँ। टाइम का क्या है? सेकेंड। ठीक है ना? तो ये जो यहाँ पर यूनिट बनेगी ना, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट होगा, इनको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है ना? और इसका क्या बनता है? फिर बताया था कल मैंने, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन। न्यूटन एक्चुअली क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो सबको मिला के क्या बोलते हैं? न्यूटन कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये सबको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना? तो डिराइव क्वांटिटी के जो आपके यूनिट्स बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। समझा? तो फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप है? 2 टाइप है। आगे जा कर के और भी क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं। क्लासिफिकेशन में ना सबसे ज़्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट होता है? क्लासिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेसिस क्या है। एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास 11th और 12th स्टैंडर्ड की बुक्स है। ठीक, कौन कौन सी बुक्स होंगी? PCM होगी 11th की, PCM भी होगी 12th की। अगर आप बेसिस रखते हैं सब्जेक्ट, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? 2 फिजिक्स के अलग, 2 केम के अलग, 2 बायो के अलग और 2 मैथ्स के अलग। लेकिन अगर आप बेसिस रखते हैं क्लासिफिकेशन का, ध्यान से सुनो, अगर आप बेसिस स्टैंडर्ड रखते हैं तो आप बताओ क्लासिफिकेशन कैसा होगा? 4 11th की अलग, 4 12th की अलग। बात समझ आई? क्लियर हो गया? तो क्लासिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है? बेसिस क्या है, आपने बेसिस क्या रखा। बात समझ आई? क्लियर हो गया? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर बेसिस है डिपेंडेंसी। आगे जा करके जब मैं वेक्टर्स आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिकल मेथड्स में, वहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के फिर से 2 डिवीजन करूँगा। वहाँ मैं आपको बताऊंगा फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक को बोलेंगे स्केलार, एक को बोलेंगे वेक्टर। लेकिन वहाँ पर बेसिस कुछ और होगा, वहाँ पर बेसिस होगा डायरेक्शन। समझ आया? तो कंफ्यूज नहीं होने का, समझ आ रहा है? फिजिकल क्वांटिटी का ही डिवीजन है, लेकिन बेसिस क्या है? डिपेंडेंसी। ये इस पर डिपेंड करता है। और वहाँ पर बेसिस क्या होगा? डायरेक्शन। स्केलार के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा और वेक्टर के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगा। समझा? ठीक है ना? तो यहाँ से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है हमारा। क्या है चैप्टर में? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल जो दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती। समझा? डिराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। शुरुआत में आप कितनी फंडामेंटल मानेंगे? 3। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम। समझा? ठीक है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। और जो डिराइव क्वांटिटीज हैं वो होती क्या हैं? जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती हैं। जो फंडामेंटल पे डिपेंड करी हैं वो ये क्या है? डिराइव क्वांटिटीज। और डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। समझा? कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर।
ठीक है ना। तो अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा अब मुद्दा जो है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, लेकिन पहले समझे तो सही कि सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। आपकी बुक में सीक्वेंसिंग उल्टा दिया हुआ है, पहले पढ़ा दिया सिस्टम ऑफ यूनिट, बाद में क्या करता है इसके बारे में पढ़ाता है, जबकि पहले ये पढ़ाना चाहिए बाद में सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली एक सेट होता है। सेट को ऐसे ही लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं सेट को। क्या होता है सेट, पहले बताओ। 9 साइड में बड़ा होगा ना। व्हाट इज द सेट? अरे कोरोना बैच, बोलो क्या होता है सेट? 9 में पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या होता है सेट? बेस्ट इंडियन प्लेयर्स सेट है या नहीं है? बेस्ट इंडियन प्लेयर्स सेट है या नहीं है? सेट है ना। यही तो सुनना था मेरे को तुमसे। नहीं है सेट। सेट क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन। कलेक्शन तो होता ही है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इसलिए कभी कभी मेरे को लगता है ना कि 9वीं 10वीं में पढ़ाने जाना चाहिए मुझे। एक तो बहुत बेसिक चीज़ें बच्चे को क्लियर नहीं होती। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जो पूरी दुनिया में सेम हो, हर एक के रिस्पेक्ट में सेम हो। अगर मैं बोलता हूँ कि बेस्ट इंडियन प्लेयर्स, तो तुम्हारे हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से अलग होगा, तो सबके लिए सेम है क्या? नहीं, तो ये सेट नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो पूरी दुनिया में कोई भी लिखेगा तो क्या है? सेम आएगा ना। इस वजह से वो सेट है। तो वेल डिफाइंड का मतलब पूरी दुनिया में सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। समझा? ठीक है ना। चलो तो आ जाओ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली क्या होता है? एक सेट होता है, ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और इस सेट में दो चीज़ें आती हैं। ये होता है फंडामेंटल यूनिट और वो दूसरी चीज़ होती है डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इनका एक सेट बना दो, तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। समझा? ठीक है ना। तो ये बुक में डेफिनेशन नहीं मिलेगा, ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? तो इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के सेट को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब क्या? अब दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलता है, ठीक। अब फिर जब अलग अलग सिस्टम चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अपने को अगर कोई और देश से अपने को क्या करना है? बिजनेस करना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है लेंथ का यूनिट चलता है मीटर। फॉर एग्जांपल इंडिया में चलता है मीटर, और चाइना में चलता है फुट, या ब्रिटिश सिस्टम में इंग्लैंड में चलता है फुट। अब भी चलता है, पता होगा आपको। वो जो WWE रेसलर होते हैं, है ना, उनका जो मास होता है वो वेट बोलते हैं ना, तो वो किस में देते हैं वेट? पाउंड्स में। जबकि इंडिया में क्या चलता है? किलोग्राम। समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं। बात समझ आ रही ना। तो अलग अलग कंट्रीज़ में क्या चलते थे? अलग अलग सिस्टम चलते थे। फिर बाद में साइंटिस्ट लोग की टीम बैठी, बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अगर व्यापार करना होगा तो कैसे करेंगे? समझे? या कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? तो बैठ के क्या करेंगे? एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पूरी दुनिया को समझ में आए। समझ आया? ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वो नहीं है, अगर हम लोग होता है हमारा नमक, कॉमन सॉल्ट, तो अगर मैं चाइना में जाके दे बोलूँगा नमक, तो उसको समझेगा क्या? नहीं। लेकिन उसको बोलूँगा सोडियम क्लोराइड दे, तब तो समझेगा ना। कैसे समझेगा? पूरी दुनिया में पता है वो NaCl होता है, कॉमन सॉल्ट। समझा ना? ठीक है ना। तो एक ऐसा अपने को सिस्टम लाना पड़ेगा यूनिट का जो पूरी दुनिया वाले समझ सके। आप घर में कुछ भी चलाओ, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे आओ तो एक इंटरनेशनल सिस्टम होना चाहिए अपने पास। समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक सबको क्लियर? ये भी क्लियर। अब मैं आता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टाइप्स पर, ठीक है ना। चलो भाई, तो कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोगों को समझ में आ गया है, घबराने का नहीं भी, मैं लिखाता हूँ। ये तो लिख लिए थे कल क्लासिफिकेशन, है ना। तो आज जो है हम लोगों को यहाँ से लिखना है। तो हमारा क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डेफिनेशन खुद से लिख लोगे ना, ठीक है ना। डेफिनेशन खुद से लिख लेना।
तो इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट प्लस डिराइव यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट है ना बच्चों, ऐसा नहीं है सिर्फ ये 4 हैं, बहुत सारे आए, लेकिन 4 फेमस हो गए, तो इस वजह से हमको 4 पढ़ाया जाता है। अपने को क्या करना है, वो हिस्ट्री में जाके अपने को जो टेक्स्ट बुक में दिया वो अपने को याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट चलता है वो है CGS सिस्टम। दूसरा जो चलता है वो क्या है, FPS सिस्टम। तीसरा जो चलता है वो क्या है, MKS सिस्टम। और चौथा जो चलता है वो क्या है, SI। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, SI और MKS सेम है, बस SI में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है, MKS थोड़ा सा कम है, समझा, ठीक है ना। अब इसका मतलब समझाता हूँ। CGS का मतलब क्या होता है बच्चों, CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। समझे क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब होता है कि इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, समझा। अगर मैं बोलूँगा कि मेजरमेंट करना उजैर, लेकिन कैसा करना, CGS सिस्टम में करना, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, लेंथ को कैसे मेजर करोगे, सेंटीमीटर में करोगे, मास को ग्राम में करोगे और टाइम को सेकंड में करोगे, समझ आया, ठीक है ना। चलो, इसके बाद FPS सिस्टम। FPS सिस्टम क्या होता है, ये होता है फुट, पाउंड और सेकंड, समझे। यानी क्या, अगर मैं बोलता हूं कि क्या करो FPS सिस्टम में, क्या करो आप लोग मेजरमेंट करना, पूरे कैलकुलेशन किस में करना, FPS सिस्टम में करना, तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करना है, समझा, ठीक है ना। अब क्या, अगर मैं आपसे कहता हूं कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन MKS सिस्टम में करो, तो क्या करोगे बताओ, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करोगे। और अगर मैं बोलता हूं कि क्या करो SI सिस्टम में सब कुछ रखो, जो कि आपको पूरे 2 साल रखना है, पूरे 2 साल आपको क्या करना है, SI सिस्टम में करना है। सुना होगा SI सिस्टम, SI सिस्टम कैलकुलेशन के टाइम पे 9-10 में कराते हैं न्यूमेरिकल्स। आई होप तुमने बुक खोली है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है SI सिस्टम, क्या, अच्छा फुल फॉर्म बता दो बस मुझे, तुम बोलो। इस बैच से ये पूछ सकता हूँ मैं कि फुल फॉर्म बताओ बस, SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, बोलो भाई, बोलो SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल। एक्चुअली वो फ्रेंच नेम है, सिस्टमे इंटरनेशनले डे यूनाइटिस, ये उसका नाम है, लेकिन हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या, इंटर वर्ड लगा मतलब क्या, और इंट्रा वर्ड लगा मतलब क्या। इंटर और इंट्रा में फ़र्क होता है क्या, होता ही नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। इंटर लेवल, इंटरनेशनल मतलब कई देशों के बीच में मैच हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है। इंट्रानेशनल मतलब क्या, देश के अंदर ही चल रहा है, समझ आ गया। देश के अंदर मतलब क्या, मुंबई वालों का क्या हो गया, दिल्ली वालों से मैच हो गया, समझे। इंट्रा लेवल पे मैच है। इंटर लेवल मतलब क्या होता है, हमारे बाहर के। अच्छा, ऐसा समझाता हूँ, इंटर स्कूल कंपटीशन और इंट्रा स्कूल कंपटीशन क्या फ़र्क हो गया। इंटर स्कूल मतलब हमारी स्कूल और दूसरी स्कूल्स में कंपटीशन, इंट्रा स्कूल मतलब स्कूल के अंदर ही कंपटीशन, समझा, ठीक है ना। चलो, तो इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या, इंटरनेशनल सिस्टम अलग अलग देश क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, और पूरी दुनिया में कौन सा सिस्टम चलता है, इंटरनेशनल सिस्टम, समझा, क्लियर हो गया। फॉर जैसे समझा दूँ मैं आपको, टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कितना टेम्परेचर हो गया, हाँ अभी देखो कितना दिया उसमें, 18 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है इसी का, 18 डिग्री सेल्सियस उसमें लिखा हुआ है ना। तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे जब बात करेंगे तो हम केल्विन में बोलेंगे, समझे। यानी अगर मुझे क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या करना है, मुझे इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, केल्विन में बात करूँगा, समझा। खास करके साइंस की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं, लैब्स में, कि हमारी लैब में इतना टेम्परेचर, आपकी लैब में भी आप अगर एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे तो इतना ही टेम्परेचर रखना, लेकिन उसमें बात कैसे करेंगे, डिग्री सेल्सियस में नहीं करेंगे, केल्विन में करेंगे, समझा। अमेरिका में आप देखेंगे, या फिर वो थर्मोमीटर होता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है ना, टेम्परेचर मेजर करते हो, तो उसमें तो कितना 106 डिग्री सेल्सियस, हाँ अरे वो भट्टी हो गया तुम, 106 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता वो किस में होता है, कभी देखो फ़ारेनहाइट में होता है, वो फ़ारेनहाइट में, समझे, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। अरे 106, अरे तुमको छटके मारेंगे कोई, तुमको हाथ लगाएगा तो 106 कितना होता है टेम्परेचर, पता है क्या तुमको,
106 तो तुम गर्म कर दो, पूरा पानी उबल के भाप बन जाएगा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो 106 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो क्या है? फ़ारेनहाइट है। समझे? ठीक है ना। चलो भाई, तो हम जो है हमारे घर में इंडिया में क्या कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस से काम चला लेते, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अभी उधर को कोई साइंटिस्ट से बात करने का है तो वो कैसे बात करेगा? केल्विन में बात करेगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं करेगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये समझा सबको? क्लियर हो गया? अब इसमें मैं और चीज़ें समझाता हूँ। देखो, ये 3 सिस्टम जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देख करके आपको ये समझ आता है कि यहाँ पर 3 फंडामेंटल है। कौन फंडामेंटल क्वांटिटी बताओ? एक तो लेंथ है, सेंटीमीटर मतलब लेंथ का यूनिट हुआ, ग्राम मतलब मास का यूनिट हुआ, और सेकंड मतलब टाइम का यूनिट हुआ। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, मास लेंथ टाइम। ठीक, अब क्या ऐसा ही सिस्टम में, या ये समझो पहले कि इन तीनों में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कौन कौन सा? लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। लेकिन एसआई में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री, अब ये समझाता हूँ मैं क्या है सप्लीमेंट्री। यहाँ तक समझ आया क्या? ठीक है ना। तो अपने को यहाँ तक तो समझ में आता था कि 3 को फंडामेंटल मान लो। ये आइडिया कौन दिया था अपने को? किसने आइडिया दिया था कि 3 फंडामेंटल? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बहुत। क्या नाम है उसका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। ठीक है ना। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने हमको बताया था कि 3 को फंडामेंटल मानो। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते गए तो हमको समझा सिर्फ 3 फंडामेंटल से काम नहीं बनेगा, अपने को और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 3 के बजाय कितने हो गए फिर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री का पहले फंडा समझा दूँ मैं आपको कि शुरू में जब कॉन्फ्रेंस बैठी तो सब साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगा के बोले नहीं, 3 नहीं होगी, अब 7 फिजिकल क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद और कॉन्फ्रेंसेस हुई, क्योंकि ना हर कुछ सालों में ना यूनिट चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज के दौर में फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मैं कि इसका जो भी मास है वो 1 किलोग्राम है और इसको लेके जाके बड़ी सी लैब में रख देंगे हम लोग, ये क्या है? ये 1 किलोग्राम है। समझे? ठीक है ना। अब 10 साल के बाद फिर से क्या हो गई? कॉन्फ्रेंस हो गई, तो अब इसको हटाएंगे, बोलेंगे अब बेटर जो यूनिट अपने को मिलेगा, अब बोलेंगे इसका मास क्या है? 1 किलोग्राम। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हर थोड़े टाइम में यूनिट को चेंज करते हैं, हम मतलब साइंटिस्ट। ठीक है ना। ऐसा है आज के दौर में, और इसलिए उसको याद नहीं कराते। क्यों? हर थोड़े टाइम में तो चेंज हो जाएगा 1 किलोग्राम क्या है, तो इसलिए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। समझा? ठीक है ना। तो वहाँ साइंटिस्ट लोग बैठ के डिसाइड करते हैं, उन लोग सब आपस में डिसाइड कर लिए, फिर उसको क्या करते हैं, पूरी दुनिया में फैला लेते हैं, फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपने माने ना, ठीक है, चलेगा। ठीक है ना। चलो भाई, तो ऐसा है। तो 7 फंडामेंटल 2 सप्लीमेंट्री में यहाँ पर था, यहाँ से हम लोग चले गए और। तो ये 2 सप्लीमेंट्री क्यों आई आपको बताता हूँ। कि जैसे 7 फंडामेंटल हुई, उसके बाद कुछ सालों के बाद फिर से क्या हुई, फिर से कॉन्फ्रेंस बैठी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना होता है उनको, यूनिट चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बाद में समझ में आया कि अच्छा ये 7 से भी काम नहीं बन रहा, 2 और इंक्लूड करना पड़ेगा। 2 और क्या इंक्लूड करेंगे? 2 इंक्लूड करेंगे हम लोग हमारा एंगल के यूनिट्स। एक होगा हमारा रेडियन, दूसरा होगा स्टेरेडियन। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा इसके बारे में, मैं बताऊंगा उसके ऊपर। ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? आपको शायद ये पता होगा, हमारे बच्चों को शायद ही पता होता है ये, कि जो किताब कभी छपती है, कोई किताब अगर कोई छपती है तो उसके कुछ अगर चैप्टर रह जाते हैं ना, तो बाद में सप्लीमेंट्री कॉपीज आती हैं। बाद में वो छप करके क्या आता है कि ये सप्लीमेंट्री कॉपी है। बिल्कुल वैसे ही 7 डिसाइड हो चुके थे ये फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन ये आगे की कॉन्फ्रेंस में 2 और ऐड हुए, तो इनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनके यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये लॉजिक है इसके पीछे, समझा? ठीक है ना। चलो भाई, तो ये ऐसे अलग से क्यों लगाया? क्योंकि ये बाद में आया भाई, ये बाद में आया। ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक अपने को समझा है। तो मुझे बताओ सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? बोलो। इट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, उसको सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पढ़ने हैं? 4 टाइप। कौन कौन सा? CGS, FPS, MKS, SI। CGS सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 3। FPS में 3, MKS में 3, SI में 7 + 2। समझा? ठीक है ना। अब मुझे बताओ CGS में लेंथ को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। MKS में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। FPS में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। समझे? SI में
अब SI के ऊपर चर्चा करेंगे, यही हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ तक पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर है, जल्दी से कॉपी करो, फिर SI समझते हैं। चलिए, तो अब जो है हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को SI सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना। और ये सिस्टम बहुत अच्छे से हमको याद रखना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी का यूनिट क्या लिया गया है, ठीक है। चलो, तो अब जो है हमारा SI सिस्टम, तो SI सिस्टम में बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। 7 फंडामेंटल कौन कौन सी है? 3 तो फिक्स है, कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम फिक्स्ड, आगे की बताता हूँ मैं आपको। तो आपका जो लेंथ होता है, उसके बाद आपका मास होता है, उसके बाद आपका टाइम होता है, इसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको फंडामेंटल माना गया, जबकि चार्ज ज़्यादा फंडामेंटल है, लेकिन जो सिस्टम जो हमारा कॉन्फ्रेंस बैठा, उस कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल माना गया। मैंने कल भी बताया था, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इन्हीं को फंडामेंटल मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल मान सकते हैं, बाकी को उनके टर्म्स में डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखो। लेकिन अभी साइंटिस्ट लोग मान लिए, तो अपन क्या करते हैं? उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया अपना टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है? ये तो पढ़ा होगा 10वीं में, अगर पढ़ा होगा, बोलो। नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या? टेम्परेचर के बाद होगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब इसको सब्सटेंस भी कहते हैं, सब्सटेंस भी कहते हैं, दोनों ठीक है, समझे? सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आखिर में आएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये आपको कभी काम आने वाला नहीं है 2 साल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कभी काम नहीं आएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। इनका अपने को, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाते? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है ना। चलो, लेंथ का क्या है? मीटर। मैंने क्या बोला था? SI MKS का एक्सटेंडेड फॉर्म है। MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड, यहाँ पर भी होगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर का होगा केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, डिग्री केल्विन भी नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ केल्विन, समझे? चलो भाई, तो उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। अब ये क्या होता है ये मैं समझाऊंगा, ये केमिस्ट्री में आएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है? कैंडेला। कैंडेला बना है कैंडल से। कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है? कितनी रोशनी है? 10 कैंडेला, मतलब 10 कैंडल की रोशनी है, ऐसा। आप समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई चैप्टर नहीं है हमारे सिलेबस में, ना CBSE में है ना स्टेट बोर्ड में है, कहीं नहीं है, ठीक है ना। चलो, कहीं कहीं थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इसकी ज़रूरत नहीं होती, बस एक फॉर्मूला बताना पड़ता है, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होगी बच्चों? 7 होगी। ये कब बैठा गया? 1960 के आसपास कोई कॉन्फ्रेंस बैठी थी उसमें, ठीक है ना। चलो, उस ईयर से अपने को क्या ही करना है, बस एक कॉन्फ्रेंस में ये 7 डिसाइड कर लिया, और आगे की कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें क्या कर लिया? 2 और डिसाइड कर लिया, ठीक है ना। वो कौन कौन सी हैं? उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। उसमें से एक होगा, उसको कहते हैं प्लेन एंगल, उसका यूनिट होता है रेडियन। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, उसका यूनिट होता है स्टीरेडियन। क्या होता है? स्टीरेडियन। स्टीरेडियन। और ये होता है रेडियन। अब तक आप जो एंगल देख करके आए हैं अपनी ज्योमेट्री में, उस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और आपने अब तक एंगल को कैसे मेजर किया? कैसे आप एंगल बनाते हैं? ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन तो किया होगा, उसमें कैसे एंगल, इतना एंगल बनाओ तो उसमें कैसा होता है? इतना रेडियन का एंगल बनाओ, नहीं, डिग्री। आपने अब तक डिग्री मेजरमेंट किया है, लेकिन अब डिग्री मेजरमेंट को छोड़ के रेडियन मेजरमेंट करना है,
समझे? तो आज से रेडियन की शुरुआत हो गई, आपके जीवन में रेडियन की एंट्री हो चुकी है, समझे? ठीक है ना? तो अब से अपने को क्या करना है, अब से अपने को सारी चीज़ें रेडियन में डील करनी है, डिग्री विग्री में डील नहीं करना अपने को, समझा? ठीक है ना? कन्वर्जन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन सब कुछ रेडियन में करना है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? चलो भाई, जब केमिस्ट्री में बॉन्ड एंगल देखेंगे वो तो डिग्री में होगा, यहाँ तो फिजिक्स में तो रेडियन में बात करेंगे, ठीक है? स्टी रेडियन सॉलिड एंगल पूरे 2 साल में सिर्फ एक जगह काम आएगा, गॉसेस थ्योरम में, उसके अलावा कहीं काम नहीं आएगा, समझा? ठीक है ना? चलो, लेकिन मतलब समझाना पड़ेगा होता क्या है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलो, अब मैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पे थोड़ी चर्चा कर लूँ, या पहले लिख लो फिर उस पर चर्चा करते हैं। लिख लो उसको जल्दी से। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे? SI सिस्टम, हाँ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो अब जो है मैं आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल थोड़ा सा समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है ना? तो बताओ SI सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। 7 क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है बताओ? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझे? लेंथ का यूनिट किलोग्राम है ना? लेंथ कितना है? 5 किलोग्राम का ये है ना? ये क्या बोलेंगे? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का क्या है? सेकंड। टेम्परेचर का क्या है? अरे बोलो, केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? कैंडेला होता है कि नहीं? मोल होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। मास किलोग्राम। लेंथ मीटर। ठीक, ओके, तो समझ आ गया। अब याद रखना है बस। प्लेन एंगल, सबसे पहले बताओ प्लेन होता क्या है? ये बताओ, प्लेन बोलते किसको? बोलो भाई, प्लेन क्या होता है? बोलो बोलो। प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस। प्लेन का मतलब क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन एंगल मतलब एक ऐसा एंगल जो क्या बनता है? एक फ्लैट सरफेस पे बनता है। एंगल क्या होता है पहले बताओ? नहीं पता? एंगल क्या होता है? डिफाइन करो। ये तो तुम ऐसे उंगली दिखा के बता दो ये एंगल है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। डिफाइन करो। डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस। लेंथ थोड़ी होता है एंगल। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं बताओ पहले? ये क्या है? रे है, लाइन है, सेगमेंट है, क्या है ये? रेज हैं। 2 रेज हैं। तो ये 2 आपके पास जो रेज हैं, 2 रेज के बीच में जो ये स्पेस होता है ना, उसको एंगल बोलते हैं, समझा? 2 रेज के बीच में जो स्पेस है ना, उसको एंगल बोलते हैं, समझा? और ये जो एंगल बना है, ये कहाँ बना है? फ्लैट सरफेस पे बना है। तो ये फ्लैट सरफेस वाले एंगल को क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल है। तो आप अब तक जो एंगल बनाते थे, क्या वो 3D में बनाते थे? नहीं, आप प्लेन पे बनाते थे। या तो अपनी बुक में या तो बोर्ड पे बनता था, तो वो प्लेन एंगल होता था। और प्लेन एंगल को मेजर करने का एक यूनिट क्या है? डिग्री, जो आप अब तक पढ़ कर आए हो। अब आप एक नया यूनिट पढ़ने जा रहे हो, जो क्या है? रेडियन। तो प्लेन एंगल, इसका यूनिट क्या है? रेडियन है, ठीक है ना? तो ये हमारा प्लेन एंगल है, जो प्लेन पे बनता है वो प्लेन एंगल है। एक रेडियन कितना होता है? अगर उसको फील लेना अपने को, मतलब फील लेने का, क्या होता है एक रेडियन? बताओ, बोलो। फील होना चाहिए ना, एक रेडियन क्या होता है, मतलब तो समझ में आए, बोलो। तुम्हारे पास एक केक है, उस केक के तुमने कितने हिस्से किए पता है? 360 हिस्से कर लिए। केक के कितने हिस्से कर लिए? 360 कर सकते ना? तो तोड़ते 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 कितने तोड़ दिए? 360 पार्ट्स कर लिए ऐसे, समझ आया? या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि एक आपके पास राइट एंगल है, राइट एंगल के आपने 90 पार्ट्स कर लिए, तो उसमें से जो एक टुकड़ा निकलेगा ना, ये जो एक टुकड़ा निकलेगा, ये तो बहुत बड़ा बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो ये जो एक टुकड़ा निकलेगा ऐसे कुछ, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये क्या होगा? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री होता है, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये डिग्री है,
समझ आई बात, ठीक है ना। अब मैं रेडियन की बात कर लूँ। रेडियन में क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई आर्क है, उस आर्क से आपने ऐसे क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लिया, यानी ये आर्क लेंथ है और ये क्या है, रेडियस है, ये कुछ एंगल है, तो ये आर्क है। तो ऐसा हो जाए जब ये आर्क की लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए, आर्क लेंथ और रेडियस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि थीटा कितना है, 1 रेडियन है। सी लगा मतलब रेडियन का सिंबल, जैसे डिग्री लगता था ऐसे सी लगे, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो आर्क लेंथ और रेडियस अगर बराबर हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे एंगल कितना फॉर्म हुआ, 1 रेडियन का। वैसे यहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, बस मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जब मैं मैथमेटिकल मेथड बताऊँगा तो उसमें कन्वर्जन बताऊँगा ही। अभी सिर्फ ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि बेसिकली फील आ जाए आपको कि डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, समझा, ठीक है ना। चलो, ये अगर नहीं भी है, नहीं भी समझता, कोई दिक्कत नहीं, और ये समझना भी नहीं यहाँ पर, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट अगले चैप्टर से है। चलो, लेकिन ऐसा नहीं रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड है। कन्वर्जन भी बताऊँगा फिर। तो प्लेन एंगल समझा, प्लेन एंगल मतलब क्या, जो एक फ्लैट सरफेस पे बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे, समझा, ठीक है ना। चलो, अब जो है दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। आधे ज़्यादा टीचर तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद या तो रटा देंगे कि ये जो होता है ये क्या होता है, सॉलिड एंगल। फील नहीं आता सॉलिड एंगल का, समझ नहीं आता कि सॉलिड एंगल होता क्या है। तो ध्यान रखो, जो प्लेन एंगल होता है ना बच्चों, वो 2D होता है। कैसा होता है, 2D का मतलब समझता है, 2 डायमेंशन। यहाँ पर 2 डायमेंशन है, कितना डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है। कैसे, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे ये, तो ये कौन सा है, वाई एक्सिस, और ये कौन सा है, एक्स एक्सिस। क्या इसमें थर्ड वाला एक्सिस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये 2D है। जिसमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, 3D बोलेंगे, समझा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या है, एक प्लेन जो होता है वो क्या होता है, 2D होता है। तो आगे जा कर के अगर मैं 2D बोल दूं या प्लेन बोल दूं, दोनों का मतलब एक ही है। मैं बोलता हूं कि हमारे पास जो है एक इंसेक्ट है जो 2D में चल रहा है, 2D में चल रहा है मतलब अच्छा प्लेन में चल रहा होगा, ये मतलब होता है, समझे। आगे जा कर के मैं बोलूँगा एक काइट है जो स्पेस में उड़ेगी, स्पेस मतलब 3D, उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस होंगे। तो 3D के लिए क्या वर्ड है, स्पेस, और 2D के लिए क्या वर्ड है, प्लेन, समझा, ठीक है ना। और 1D के लिए क्या वर्ड है, स्ट्रेट लाइन। 1D के मतलब स्ट्रेट लाइन, 1 डायमेंशन, ठीक है ना। चलो, तो स्टीरेडियन जैसे प्लेन एंगल 2D होता है, एक फ्लैट सरफेस पे बनता है, जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D होता है। कैसा होता है, 3D, 3 डायमेंशंस में होता है। सर किधर होता है ये सॉलिड एंगल, हमने तो देखा नहीं कभी। आपने देखा है, आपको किसी ने बताया नहीं। आप अगर वो बर्थडे की कैप देखोगे तो बर्थडे की कैप कैसी होती, कौन होती ना। तो जो कोन होती है ना, तो अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बनता है ना, ये समझ आ गया। क्या ये प्लेन में बनता है, नहीं। क्या वो आपकी बर्थडे की कैप ऐसे पिचकी हुई है, नहीं, तो प्लेन में नहीं है, वो तो ऐसे 3D में है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो 2D नहीं है, वो कैसा है, 3D। वो जो 3D एंगल होगा ना उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल, समझा, क्लियर हुआ। अमूल की आइसक्रीम की कोन, उसमें नीचे चॉकलेट होती कि नहीं, समझे। तो वहाँ पर जो एंगल बना है ना वो क्या है, 3D एंगल, समझा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, वो सेंग चना नहीं खाते, तो सेंग डाल के देता, वो पूड़ी बना के देता है, समझे। तो वो भी क्या है वहाँ पर, 3D एंगल। बात समझा, क्लियर हो गया। जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं ना 3D समझाने के, सब बता दिए मैंने आपको, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D एंगल होता है, और प्लेन एंगल क्या होता है, 2D एंगल होता है, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है कि ये अपने पास कौन है, और ये अपने पास क्या है, यहाँ पर जो एंगल है 3D है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसके लिए नोटेशन होगा डी ओमेगा। क्या नोटेशन रखेंगे, डी ओमेगा। इसके लिए क्या रखते हैं, थीटा। क्या रखते हैं, थीटा। डी ओमेगा बोल दो, ओमेगा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये जो एंगल होगा इसको हम लोग मेजर करेंगे स्टीरेडियन में, और ये जो एंगल होगा इसको हम लोग मेजर करेंगे रेडियन में, समझा है। थीटा तो सिंबल हुआ ना, तो मेजर करेंगे रेडियन में, और इसको मेजर करेंगे स्टीरेडियन में, समझा, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आ रहा ना, ठीक है। चलो, यहाँ तक अपने को बात समझ में आ जाती है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अपने को समझ में आ गया कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। कॉपी कर लो उसको, मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ फिर उसमें।
ठीक है, एक दो चीज़ें और इंक्लूड कर लो इसमें। बुक में इसका फॉर्मूला भी दे दिया गया है, वो भी बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल मेथड में फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, मैं वहाँ भी कराऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकल मेथड्स में गायब है, मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। उसमें जो रिड्यूस पार्ट है वो भी कराऊंगा मैं, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारी गाड़ी आगे चलेगी ही नहीं, मुझे कराना होगा। यहाँ पर आपका जो भी ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो आप लोगों को तो रिड्यूस पढ़ना है, इस साल भी रिड्यूस कर दिया गया है, फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक सब रिड्यूस्ड है। तो 25% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो आर्टिकल 1.3 है, 1.3 जो आर्टिकल है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, उसमें जो जितना भी सब आर्टिकल है वो सब, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास 1.4, 1.5 मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये सब रिड्यूस्ड है, डिलीटेड पोर्शन। तो ये अपने को नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छा क्या निकाल दिया है, कोई मतलब नहीं पढ़ के, पूरे 2 साल में कभी काम नहीं आता। बहुत अच्छा किया निकाल दिया इसको, ठीक है। चलो तो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर जो अपना एंगल होता है ना बच्चों, तो एंगल का फॉर्मूला होता है, कौन सा एंगल, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क लेंथ और ये रेडियस। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला है, याद रखेंगे आप लोग ये, ठीक है। सॉलिड एंगल का बच्चों फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो आपको कोन का ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, तो इसका एरिया और ये जो डिस्टेंस है आर, उसका स्क्वायर, समझे। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, समझा, क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे। और एग्जांपल सॉलिड एंगल का मैं देता था पहले भी, अभी भी याद आया मुझे बता दूं। वो याद है अपन जो है ना कलिंगड़ लेने जाते हैं, तो जब कलिंगड़ लेने जाते हैं तो कलिंगड़ वाला क्या करता है, कलिंगड़ वाला ऐसे ऊपर का ऐसे चौकोन पीस काट लेता है, समझे। तो जैसे इसको बाहर निकालोगे तुम तो कुछ ऐसा होगा ना, तो ये कुछ ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो एंगल बनता है ये भी क्या है, सॉलिड एंगल, समझा, क्लियर हो गया। तो ये भी क्या है, सॉलिड एंगल। लेकिन ये जो आप लोगों को सॉलिड एंगल उसमें से देखना है अगर, वो तो पूरा भरा हुआ होता है ना। तो वो जो रेड वाला पार्ट निकाल दो और बस सिर्फ बाउंड्री को इमेजिन करो, तब आपको कलिंगड़ में क्या नज़र आएगा, वो प्रॉपर सॉलिड एंगल। समझ आ रहा है, रेड वाला पार्ट निकाल दो और बस क्या करो, जो भी रेड वाले पार्ट की बाउंड्रीज थी, बाउंड्रीज को क्या करो, इमेजिन करो, तो जो एंगल आपको नज़र आएगा वो क्या है, सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो ये इसलिए बता दिया मैंने क्योंकि कई सारी बुक्स में ये डायग्राम बना होता है, और ये डायग्राम देख के मेरे को वो कलिंगड़ याद आता है, समझे ना, ठीक। चलो, तो कंफ्यूज नहीं होने का। ये तो मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए आपको, कौन वाला, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हम लोग समझ गए सॉलिड एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, और उनके फॉर्मूलेस क्या हैं। तो ज़रा सा रिवाइज कर लें, फिर नई चीज़ पढ़ाऊँ। सबसे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या है, फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी, उससे पहले ये बताया था फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट, फिर बताया था फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। क्या होती है फिज़िकल क्वांटिटी, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। देखो अब ये 10वीं नहीं है, ये 10वीं 9वीं नहीं है कि सर ने जो बोले वही लिखने का, ऐसा नहीं है, समझे। जो सही है वो लिखने का, समझ आ रहा है, ठीक है ना। 10th में क्या होता है, जो लाइन लिख दिए क्लासरूम में वही लिखना पड़ेगा पेपर में, ऐसा नहीं है। अब 11th 12th में आ गए आप, समझ आई बात, आपको सही लिखना ज़रूरी है अब, ठीक है। देखो एक कहावत है कि ना, अगर एक आर्ट्स का स्टूडेंट है, एक आर्ट्स वाला है, वो अगर एक लाइन पढ़ करके जाता है, एक लाइन पढ़ करके जाता है, तो एग्ज़ाम में वो उसको घुमा फिरा के 10 लाइन लिख के आता है, समझे। ऐसे ही होता है आर्ट्स के पेपर में, ऐसे ही होते हैं, एक ही लाइन को घुमा घुमा वही बात बोलते रहते हो। मैंने बीएड का एग्ज़ाम दिया हूँ, उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और उसमें बोले ये क्या है यार, ये तो यही लिखना पड़ता है बार बार, वही बात, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वही बात घुमा घुमा के 5 पेज का आंसर बना दिया, ऐसे ही होता है उसमें। आर्ट्स वाला क्या करेगा, एक लाइन पढ़ेगा तो क्या करेगा, 10 लाइन लिख के आएगा। कॉमर्स वाला एक लाइन पढ़ेगा तो क्या करेगा, घुमा फिरा के 5 लाइन लिख के आएगा। लेकिन साइंस वाला एक लाइन पढ़ेगा तो एक ही लिख कर आएगा, क्योंकि हर चीज़ क्या है, डिफाइंड है। आप कुछ भी अपने से नहीं डाल सकते उसमें,
बात समझ आई? ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो, तो हम जो है अब पहले अब तो रिवीजन कर रहे थे, पहले रिवीजन करें। रिवीजन में हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल दो, एटलीस्ट 3 एग्जांपल तो याद रखने। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम। एटलीस्ट 3, लेंथ, मास, टाइम। फोर्स भी है जैसे आपको याद है, लेकिन 3 तो एटलीस्ट याद रखने, ठीक है, क्योंकि 3 फंडामेंटल है, उसके आगे फिर बड़े वो हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? n इंटू यू के फॉर्म में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, ठीक है ना। और हमने पढ़ा कि n इंटू यू में एक रिलेशन होता है फॉर पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है वो? n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यू कम, यूनिट कम करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा। क्लियर? समझा? ठीक। इसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ लिया मेजरमेंट क्या है। क्या है मेजरमेंट? इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन का प्रोसेस होता है। कौन? मेजरमेंट। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। फंडामेंटल क्वांटिटी का और एक नाम बताया था, बेस क्वांटिटीज। समझे? कल बताया था मैंने, ये बुक में शायद नहीं है, बुक में नहीं दिया है ये, बुक में से फंडामेंटल क्वांटिटी नाम दिया है, एक्स्ट्रा और नाम बता रहा हूँ मैं। फंडामेंटल क्वांटिटी का और एक नाम क्या है? बेस क्वांटिटीज। समझे? ठीक है ना, जो बेसिस है जिनके ऊपर सारी चीज़ें बिल्डअप होंगी, ठीक है ना। चलो, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। डिराइव क्वांटिटीज जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती। बात समझ आई? ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ये हम लोग को समझ में आ गया। इसमें बेसिक तो 3 है। बेसिक क्या है? 3। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम। हर सिस्टम में 3 तो फंडामेंटल है ही है, समझा ना? ठीक है ना। चलो, उसके बाद डिराइव क्वांटिटी जो इनसे बनी होंगी। ठीक। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट क्या कहलाएंगे? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटीज के यूनिट क्या कहलाएंगे? डिराइव यूनिट्स। फिर फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट के सेट को क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप के पढ़ने हैं आपको? 4 टाइप के। कौन कौन सा? CGS, FPS, MKS, SI। ठीक है। CGS में क्या होगा? लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। FPS में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। MKS में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। SI में 7 फंडामेंटल है, 2 सप्लीमेंट्री है। 7 फंडामेंटल कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन है? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की यूनिट क्या है? प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। समझा? क्लियर? दिमाग में बैठ गया? ठीक, ओके। चलो भाई, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब जो है हम लोगों को टेक्स्ट बुक में जो और चीज़ें दी गई हैं वो हम लोगों को देखना है। आइए, तो यहाँ पर जो है अभी हमको एग्जाम्पल 1.1 दिया गया है। तो एग्जाम्पल 1.1 क्या कहता है? आइए उसको देखते हैं। एग्जाम्पल 1.1 क्या कहता है उसको देखते हैं। चलो, तो एग्जाम्पल 1.1 क्या कहता है? What is the solid angle subtended by the moon at a point of the earth given the diameter of the moon is 3474 kilometer and the distance from the earth is 3.84 into 10⁻⁸ meter। क्या मतलब होता है? यहाँ पर आपके पास मून है, ये हमारा मून है, इसका ये डायमीटर है, और यहाँ पर क्या है? हमारा अर्थ है। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अर्थ है। ठीक है। चलो, अब क्या होता है? अब आपको बोलता है कि अर्थ के किसी पॉइंट पर मून के डायमीटर ने कोई एंगल सबटेंड किया। सबटेंड किया मतलब एंगल फॉर्म किया, ये मतलब। ठीक है। और कितना डायमीटर अपने को दे दिया गया है? डायमीटर कितना दिया हुआ है अपने को? डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर। ठीक है ना? कितना दिया हुआ है? 3474 किलोमीटर। तो अपने को बोलता है कि, और डिस्टेंस भी अपने को दे दिया गया है। अपने को बोलता है कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया गया है वो निकाल करके बताओ। क्या मतलब होता है इसका?
बहुत ईजी है, घबराने का नहीं। इमेजिन करो ये सब 3D में है, सब 3D में है। तो ये अपने पास क्या है, मून है। अब मून के सेंटर से एक लाइन जा रही है, वो क्या है उसका डायमीटर, डायमीटर है, ठीक। अब ये डायमीटर जो है वो क्या कर रहा है, अर्थ के एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, एंगल सबटेंड कर रहा है, ऐसा कुछ, ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ऐसे कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं। और ये सब का सब क्या है, 3D में है। इमेजिन कर पा रहे हो क्या, इमेजिनेशन चाहिए तुमको इसके अंदर। कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मून है और मून का डायमीटर है, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा अर्थ, ठीक है ना। तो मून के डायमीटर क्या कर रहा है, अर्थ के किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, कोई एंगल सबटेंड कर रहा है। तो 3D में होगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ आ रहा है, ये क्या होगा, डायमीटर से जो यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा, 3D में होगा। तो आपको बोलता है कि क्या करके बताओ, ये सॉलिड एंगल निकाल करके बताओ। समझ आया, ठीक है ना। तो ये सॉलिड एंगल आपको निकालना है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है मैं उसको लिख देता हूँ। क्या हमको दिया हुआ है, हमको डायमीटर ऑफ द मून दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है वो, 3474 किलोमीटर, इतना हमने को दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपने को दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, यानी आर लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस भी दे दिया गया। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये अपने को दिया हुआ है। ये कितना है, 3.84 × 10⁸ मीटर, ठीक है ना। और डायमीटर ऑफ द मून कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द मून इज 3474 किलोमीटर, ये अपने को दिया हुआ है। क्या निकालना है, सॉलिड एंगल। क्या निकालना है, सॉलिड एंगल। तुमको अगर ये इमेजिन भी नहीं तुम कर पाए तो तुमको फॉर्मूला तो पता है ना। क्या फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का, एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। समझा, ठीक है ना। एरिया किसका निकलेगा, तो ये अपने पास मून है और ये अपन ने क्या कर दिया, वो जो कोन बन रहा है पूरा, इमेजिन कर पा रहे हो तुम, ये कोन यहाँ के अर्थ पे सबटेंड कर रहा है कुछ नहीं कर। तो ये जो ऊपर का जो एरिया मैंने क्या बताया था सॉलिड एंगल के टाइम पे, ये ऐसा होगा। तो ये एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। तो ये एरिया कौन सा बनेगा, सर्कुलर। कौन सा एरिया बनेगा, सर्कुलर। इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अपना मून है और ये उसका क्या है, डायमीटर। डायमीटर से क्या बन रहा है, ये बन रहा है उसका एंगल, यहाँ पर सबटेंड हो रहा है पूरा कोन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो एरिया कौन सा लेने का, जो यहाँ पर सर्कल है, समझा। अब एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर जो ऐसे बन रहा होगा, जो ऐसे बन रहा है ये ऐसा, तो अब ये वाला एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, समझे। और अपने को डायमीटर का वैल्यू दे दिया गया है। अब ये अगर आप गौर से देखेंगे तो कोन का जो ऊपर का एरिया होता है ये तो सर्कुलर होता है। कैसा एरिया होता है, सर्कुलर होता है। अरे आइसक्रीम की कोन, तो ऊपर का एरिया कैसा है, सर्कुलर। अगर वो एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून द होल स्क्वायर। समझा, ठीक है ना। अब मुझे तो डायमीटर दिया हुआ है, क्या मैं इसका रेडियस निकाल सकता हूँ, कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 2 करके। अरे रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 होता है। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस ऑफ मून इज डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना होगा 3474 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर। समझा, ठीक है ना। कैंसिल करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, फिर 2 3 जा 2 7 जा। समझा, तो कितना आया बताओ, कितना आया, पाए अपनी जगह पर 1737 किलोमीटर है बच्चों। क्या किलोमीटर एसआई सिस्टम में आता है, नहीं, ये लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है। तो मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किलो मतलब क्या होगा 10⁻3, तो इंटू 10⁻3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस बिटवीन अर्थ एंड मून का स्क्वायर। कितना है वो 3.84 इंटू 10⁸ द होल स्क्वायर। समझा, क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये तो डिस्टेंस का स्क्वायर है फॉर्मूले में, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इतना दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁸ द होल स्क्वायर। समझे, ठीक है ना। अब क्या, अब जो है आप लोग क्या करना है, बस कैलकुलेशन करना है।
ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन है, इसमें लगेगा आपको लॉग। क्या लगेगा आपको? लॉग टेबल लगेगा। अभी वो आपने सीखा नहीं है, बस इसको समझ लो कि कैसे करते हैं, और मैं बताऊंगा कैसे करना है, फिक्र नहीं करने का। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14, और वो जो भी वैल्यू आएगी 1737 इंटू 10⁻³ द होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या है ये 3.84 इंटू 10⁸ द होल स्क्वायर। ठीक, घबराने का नहीं, ये लॉग से कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। सिंपल कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा कैलकुलेशन आएगा तो लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। वो अभी आपने सीखा नहीं है, वो सिखाऊंगा मैं आपको, जबकि वो हमारा काम नहीं है, आप लैब में सीखते हैं, लेकिन उसके बगैर न्यूमेरिकल नहीं होगा, तो मुझे कराना पड़ेगा। समझा यहाँ तक का? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट समझा क्या किया हमने? कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा मून है, और ये मून ने क्या किया, मून के डायमीटर ने कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया हुआ है। मून के डायमीटर ने क्या किया? कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड किया। कहाँ पर? अर्थ के किसी पॉइंट पे। ये मून यहाँ भी हो सकता था, मैंने सिर्फ यहाँ पर तुमको समझाने के लिए बनाया, ठीक है ना। तो उसने डायमीटर पे क्या, डायमीटर ने क्या कर दिया, अर्थ के किसी पॉइंट पे कोई एंगल सबटेंड किया। और वो कैसा एंगल उसने बोला है? उसने क्या बोला है? कैलकुलेट दी सॉलिड एंगल। मतलब क्या? वो 3D एंगल है। सॉलिड एंगल निकालने वाला मतलब क्या है? 3D एंगल। अब 3D एंगल मतलब क्या बन रहा होगा? कोण बन रहा होगा। तो अपने को जब 3D एंगल यानी सॉलिड एंगल निकालना, तो फॉर्मूला क्या है? एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया किसका लेंगे? ऊपर वाले सर्कल का। डिस्टेंस ये जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, समझा? ठीक है ना, कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए, तो ये हमने सॉलिड एंगल निकाला हुआ है, ठीक है। क्या ये एंट्रेंस एग्जाम में कहीं काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा, ठीक है ना, कभी नहीं पूछा गया ऐसा सवाल। अभी मैं कराऊंगा आपको PYQs, तो आप समझ जाओ, ठीक है ना। नीट, जेईई या कहीं पर भी ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, ठीक है। चलो, तो बस फॉर्मूले का एक तरीके से एप्लीकेशन है कि अप्लाई करना सीख जाओ कि एरिया कौन सा लेना है। जो कोन का एरिया है वो अपने को लेना है, मतलब कोन के सर्कुलर पार्ट का एरिया, वो एरिया लेना होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर ये चीज़ को याद करना पड़ेगा, जो यहाँ पर कन्वेंशंस दिए हुए हैं, कन्वेंशंस फॉर यूज़ ऑफ SI यूनिट्स। जब SI यूनिट हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो कुछ कन्वेंशंस को अपने को फॉलो करना पड़ेगा। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? आपस में हम सब मिल करके क्या करेंगे, बैठ के कुछ कन्वेंशंस, कुछ रूल्स को डिसाइड कर देंगे। समझ आ रहा है? ठीक है ना। उनको क्या बोलेंगे? कन्वेंशन बोलेंगे। तो जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने जो बैठ करके यूनिट डिसाइड किया, उन्होंने ही बैठ करके क्या कर दिया, कन्वेंशन भी डिसाइड किया कि यूनिट लिखते टाइम, SI यूनिट लिखते टाइम आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो हम लोग को कन्वेंशन अभी पढ़ने हैं और उसको याद भी रखना है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए। स्कूल मतलब आपका कॉलेज, ठीक है। चलो, तो हेडिंग लगाओ, कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट्स। कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट्स। कन्वेंशंस फॉर द यूज़ ऑफ SI यूनिट्स। जनरली जितने कन्वेंशंस दिए होते हैं CBSE या NCERT के जो रेफरेंसेस हैं, उससे ज़्यादा कन्वेंशंस है आपकी बुक में, एक्स्ट्रा है कन्वेंशंस। तो ये जो भी है मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। सबसे पहला, यूनिट जो होता है उसको सिंबल से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर पॉइंट्स आएंगे उसको मैं शॉर्ट में लिख के दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, बुक से आप रीड कर लेना, मैं एक पॉइंट रीड करूंगा और शॉर्ट में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो यूनिट जो भी होता है उसको सिंबल के में हम लोग को लिखना होगा। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। SI सिस्टम की बात हो रही है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर है। तो लेंथ को क्या लिख सकता हूँ मैं? 5 मीटर। हाँ, लिख तो सकता हूँ, लेकिन बोलता है ये कि इसको ज़्यादातर क्या करो, सिंबल के फॉर्म में लिखो। समझा? तो ये बोला गया है पहले पॉइंट में। क्या उसको पूरा नहीं लिख सकते? लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख दो। लेकिन क्या बेटर है? कन्वेंशन क्या है? साइंटिस्ट लोग ने आपस में बैठ के क्या डिसाइड किया हुआ है कि क्या करो, उसको सिंबल के फॉर्म में लिखो। समझा? ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर फुल आपको नाम लिखना है तो उसके लिए भी सेकंड रूल है। अगर आप चाहते हैं कि फुल नेम लिखें, जैसे फोर्स कितना है 10 न्यूटन, तो आपने लिख दिया 10 न्यूटन।
रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? यहाँ पर इंग्लिश के रूल नहीं चलेंगे, ये साइंटिस्ट लोग के रूल है, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें भले वो साइंटिस्ट, भले वो नाउन है, नाउन का तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। अरे इंग्लिश पढ़े कि नहीं तुम लोग? पढ़े ना इंग्लिश में कि नाउन में फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। नाउन पता है ना, नाउन क्या होता है? अरे जो कोई नेम होता है ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जो क्या होता है, कोई नाम होता है, उसी को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये बेसिक नाउन है। ये अगर ये नाउन है तो ये अगर बेसिकली नाउन है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट वर्ड तो कैपिटल आना चाहिए। तो यहाँ पर इंग्लिश के रूल नहीं चलेंगे, यहाँ पर फिजिक्स के रूल चलेंगे, साइंटिस्टों के रूल चलेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो आप या तो ऐसे लिखें, फुल नेम लिखें, या तो आप सिंबल इस्तेमाल करें, और ज़्यादा बेटर क्या है? सिंबल यूज़ करना, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट वापस पढ़ता हूँ मैं। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए? उसके सिंबल से। समझा? ठीक है ना। चलो सेकेंड पॉइंट, full name of a unit always starts with smaller letter even if the name is after a person, 1 Newton, 1 Joule, etc. But the symbol for a unit named after a person should be in capital letter. Newton after scientist Newton, Joule scientist Joule. मतलब क्या? मतलब समझाता हूँ मैं। देखो, जब तुम यूनिट लिख रहे हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिख रहे हो, तो उसको कैसे लिखो? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। कैसे फॉर्म में लिखो? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। मीटर, किलोग्राम, है ना, उसके बाद सेकेंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप फुल नेम लिखना चाहते हो या फुल यूनिट लिखना चाहते हो, जैसे मीटर है, आप उसको पूरा लिखना चाहते हो, मीटर को अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? तो आप हर एक लेटर को कैसे लिखोगे? स्मॉल लिखोगे। फर्स्ट लेटर भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। समझे? इवन आफ्टर इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, इवन इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट मतलब क्या? अगर साइंटिस्ट के नाम पर भी रखा गया है ना, तब भी नाउन होने के बाद भी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं आएगा, वो स्मॉल